देर से सोने की वजह से अगले दिन सुबह ऋषभ लेट उठा। उसने महसूस किया कि घर पर आज एकदम शांति है। वह सोच में पड़ गया कि घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी इतनी शांति कैसे है। बाकी सबका तो एक बार को मान भी लूं, लेकिन तारा, ये बैंडिट क्वीन कैसे चुप रह सकती है आज? मेरी खुशियों पर डाका डालने की फिराक में तो नहीं है? आखिर मामला क्या है? लगता है शायद मैं ही सबसे पहले जागा हूं। चलकर देखता हूं कि बात क्या है। वह उठकर कमरे से बाहर की ओर चला ही था कि दरवाजे पर एक और अंश खड़ा दिखा। वह ऋषभ को देख जल्दी से भाग गया। ऋषभ को हैरानी हुई कि अंश आखिर इस तरह भागा क्यों। उसे अगले ही पल आंगन की तरफ से अंश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऋषभ चाचू जाग गए, बड़ा मजा आएगा। अगले कुछ ही पलों में साहिबा आंगन से उस तरफ आई और मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से बोली, जाग गए देवर्षि, आइए, सभी आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आंगन में। ऋषभ, वो किस लिए भाभी? साहिबा, नाश्ते के लिए। आज आपको भरपेट खिलाया जाएगा। माँ कह रही थी कि आज सभी बच्चों को अपने हाथ से खिलाएंगी और आज हम लोगों ने सब कुछ आप सभी भाइयों की पसंद का ही बनाया है। यह सुनते ही ऋषभ खुश हो गया। सच्ची? भाभी, मैं तो तरस ही गया था घर का खाना खाने के लिए। मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आया। वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हो मस्ती से गुनगुनाते हुए आंगन की तरफ बढ़ा। लगता है आज सभी का आंगन में बैठकर नाश्ता करने का प्रोग्राम बना है। वह जैसे ही आंगन की तरफ से निकला कि तभी देव भागता हुआ उसके पास से गुजरा। देव को ऐसे भागते देख ऋषभ दंग रह गया कि इसे क्या हुआ। वह कुछ समझ पाता कि अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ जूता उसके पास से गुजरा और सीधे देव की पीठ पर लगा। वो बेचारा अपनी पीठ सहलाता हुआ रुक गया। ऋषभ कुछ समझ पाता कि जय भी भागते हुए आता दिखा। वह ऋषभ को देख रुक कुछ कहने को हुआ कि अगले ही पल फुटबॉल आकर उसके सिर पर लगी। वह सिर पकड़कर जल्दी से वहां से भाग गया। ऋषभ अचंभे से उनकी तरफ देखते हुए आंगन में आया कि आखिर इनको हो क्या गया है। उसकी नजर अब सामने पड़ी तो देखा मौली और रोहन कान पकड़कर एक कोने में खड़े थे और अंश साहिबा भाभी के पास खड़ा हंस रहा था। तभी उसकी नजर सामने तारा पर पड़ी, जो हाथ में बेलन लिए उसे घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ सिरकटी लाश, रुक क्यों गए? आओ, आकर प्रसाद लेकर जाओ। आज तो साहिबा भी कलछी लेकर खड़ी थी। कल तो सच्ची हद कर दी आप दोस्तों ने। आपकी हरकतों की वजह से हमारी सांसें अटक गई थी। अंश को गायब करना जरूरी था क्या? ऋषभ को अब तक समझ आ गया था कि उनकी पोल खुल चुकी है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने क्या किया? तारा ने अंश की तरफ देखा। बेटा अंश, चाचू को बताओ वही सब जो आपने हमें बताया था सुबह। आपको ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स चाहिए ना? अंश खुश होकर बोला, चाचू, मैंने तारा चाची को सब बता दिया है। हीरा मुझे बार बार बच्चा कहकर चिढ़ा रही थी और कह रही थी कि मैं डरपोक हूँ। फिर मैंने भी कह दिया कि बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मैं डरता नहीं बल्कि डराता हूँ। लेकिन चाची को विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि कल मैंने इतनी जोर से चीखा था तो यह कैसे घबरा गई थी। ऋषभ सोचने लगा, फैला दिया ना सारा रायता इस छोटे मंजीते ने। ये कबीर भी ना पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी जरूरत होती है तभी गाय। कहते हुए सामने कुछ दूर नजर पड़ते ही उसकी जुबान रुक गई। उसने आंगन वाले पेड़ के नीचे कबीर को हाथ ऊपर कर खड़े पाया तो अचंभे से बोला, कबीर तू भी? कबीर, हाँ मैं भी। अब तुम लोगों ने गलती की है और मैंने साथ दिया है तो सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी ना। मना किया था मैंने, पता नहीं क्यों तुम लोगों की बात मानी। ऋषभ ने सोचा कि जब कबीर को भी नहीं बख्शा गया तो मतलब मेरे तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। बेटा ऋषभ, भाग ले। वो जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ा कि सामने राधा माँ देव और जय के कान पकड़ी खड़ी थी। क्या सोचा था बेटा, माँ से बचकर भाग जाएगा? चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ा हो जा और तुम दोनों भी इसके साथ जाओ। तीनों दोस्त पेड़ के नीचे कबीर के पास खड़े हो गए। राधा माँ ने मौली और रोहन को माफ कर दिया और कबीर को हाथ नीचे करने का इशारा कर तारा के हाथ में लगे बेलन से ऋषभ को मारना शुरू किया तो ऋषभ वहां से इधर उधर भागने लगा। लेकिन देव और जय ने उसे पकड़ लिया और बोले, जब हमारी धुलाई हुई है तो तुम्हारी भी तो होनी चाहिए ना।
माँ ने उसे फिर से मारना शुरू किया तो ऋषभ जोर से चीखने लगा। यह देख सभी हंसने लगे। तारा, माँ इतना भी जोर से नहीं मार रही है जितना तुम चीख रहे हो। ऋषभ, तुम्हें क्या पता, लग तो मुझे रहा है। तुम भी खाकर देखो एक दो बेलन, पता पड़ जाएगा। माँ ने अब उसे डांटा। चुप कर रावण, बेकार की नौटंकी मत कर, क्योंकि आज तू नहीं बचेगा। ऋषभ, आप बाकियों को भी तो मारो, मैं अकेले ही गुनहगार थोड़े ही हूँ। राधा माँ, जब तू घोड़े बेचकर सो रहा था ना, ये लोग तभी पिट लिए हैं। आज का नाश्ता इस देव ने ही बनाया है और बर्तन ये जय धोएगा। ऋषभ ने कबीर की तरफ इशारा किया। और ये आपका लाडलो टावर, उसका क्या? राधा माँ, ये घर की साफ सफाई करेगा और तू अपनी भी सुन ली सजा। आज सारे कपड़े तू धोएगा, जिसमें रोहन तेरी मदद करेगा। देव मौली की तरफ प्यार से देख मुस्कुराते हुए बोला, चलो मेरी मौली बच गई सजा से। राधा माँ, नहीं, इसकी भी सजा है। आज दोपहर तक ये तुमसे ना मिलेगी और ना ही बात करेगी। यह सुनकर देव रोनी सूरत बनाते हुए बोला, माँ ये तो मेरे लिए सजा है, आप दो दो बार मुझे सजा नहीं दे सकती। यह सुनकर सभी हंसने लगे तो वहीं मौली झेप कर रह गई। राधा माँ, पक्का देवदास है तू, कभी सुधर मत जाना। जय ने अंश और एक तरफ बैठे मंजीत की तरफ इशारा किया। ये दो भी तो है ना? मंजीत तुनक कर बोला, आज करेले का जूस और काढ़ा पीना है मुझे, और कितना टॉर्चर दिलवाएगा कबूतर। जय ने उसे देख मुंह बना लिया। और ये छोटा पैकेट? साहिबा, आज पूरा दिन इसे मोबाइल नहीं मिलेगा। यह सुन अंश का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से जय की ओर देखा तो जय ने जीभ निकालकर उसे चिढ़ा दिया। अंश ने भी उसे चिढ़ाया और वहां से भाग गया। तारा ने चुपके से साहिबा के हाथ से कलछी ली और दो चार ऋषभ में मार दी। ऋषभ नाराज होकर बच्चों की तरह पैर पटकते हुए बोला, माँ ये क्यों मार रही है? आप मार सकती हो क्योंकि आप बड़ी हो, लेकिन ये नहीं मार सकती। ये कौन सी दूध की धुली है? यह भी तो कांड करती है ना। मुझे पता है चापली कि तुम मुझसे बदला ले रही हो, क्योंकि मैंने तुमसे कई दिन तक बात नहीं की। तारा हंसती, समझदार हो। आंगन की दीवार पर बैठा नमन यह सब देख हंस रहा था। तारा ने सबकी नजर से बचकर उसे इशारा किया। नमन ने उसे सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। तारा ने अब उसे रहस्यमयी मुस्कान दी। राधा माँ ने तारा को पीछे कर दिया और कबीर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो बेचारा मुंह लटकाए उनके पास आ खड़ा हुआ। तारा माँ के पीछे खड़ी हो उनके कंधे पर चेहरा टिका कबीर को मुस्कुराते हुए देखने लगी। राधा माँ, तुझे मैंने इन सभी को संभालने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तू है कि खुद इनके ही साथ मिल गया। तारा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अगर तुम भी कांड करोगे कबीर बाबू तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारी शराफत की दुकान मुझ जैसों पर तो सूट भी नहीं करेगी, है ना हमारे भोले भंडारी जी? कबीर ने तारा की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उसकी शरारत समझ हल्के से हंस दिया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। राधा माँ ने यह देखा तो तारा के चेहरे को खुद के कंधे से दूर कर दिया और धीरे से बोली, दूर हट छिचोरी चापली। तारा यह सुन हंस पड़ी। माँ ने ऋषभ के गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा। तू तो एक नंबर का बदमाश है, तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ ने आगे बढ़ राधा माँ को जबरदस्ती सीने से लगा लिया। आप कितनी ज्यादा अच्छी हो मेरी ग्रेट लेडी। राधा माँ, दूर हट, सारे नाटक जानती हूँ तेरे। ऋषभ, नहीं हटूंगा, इतने दिन बाद तो मिला हूँ अपनी प्यारी माँ से। राधा माँ ने तारा को पुकारा, तारा जरा दो कलछी तो मार इसके। इतना सुनना था कि तारा उसे मारने को आगे बढ़ी कि ऋषभ माँ को छोड़कर पीछे हट गया। तारा की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तारा ने उसके पास आ धीरे से कहा, ये तो वक्त ही बताएगा रावण कि कौन किसे नहीं छोड़ेगा। शाम को मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे और मेरा कहा मानोगे तुम। देख लेना, मुझे डराने की कोशिश की थी ना तुमने, मैं बताऊंगी तुम्हें कि डर किसे कहते हैं। ऋषभ सोच में पड़ गया कि ये क्या करने वाली है। उधर राधा माँ ने देव के कान पकड़कर खींचे, और तू जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही शैतान। कबीर जब मना कर रहा था तो तुझे उसका साथ देना चाहिए था ना। जय जल्दी से बोला, अरे नहीं आंटी, इन्होंने तो ऋषभ सर का साथ दिया और कबीर सर को भी मजबूर किया मानने के लिए। देव ने गुस्से से जय को देखा, झूठे कहीं के। जय, कहीं का नहीं, जोधपुर का हूँ। माँ ने उसे घूरते हुए देखा, तू कौन सा कम है, जितना छोटा है उतना ही शैतान। कल कहानी बनाकर हमको पागल बना दिया, तूने मना किया इन सबको।
माँ ने उसे मारने को जैसे ही बेलन उठाया कि वह मासूम सूरत बनाकर खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है कि मैंने मना नहीं किया? मेरी शक्ल देखो, कितना मासूम सा हूं मैं। राधा माँ, ये सफेदी की चमकार बन पेड़ पर लटकने की क्या जरूरत थी? जय, मैं मना करता तो भी कुछ नहीं होता। ये सभी भाई मिलकर रौब जमाते हैं। इनकी बात नहीं सुनता तो ये मिलकर मारते हैं, मेरे छोटे होने का फायदा उठाते हैं। कहते हुए वो रोने का नाटक करने लगा। चारों भाइयों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा ऐसा सुनकर। राधा माँ जय को चुप कराने लगी। रो मत बच्चे, ये सभी खुद तो बिगड़े हुए हैं, तुझे भी ये सब सिखा रहे हैं। जय, अरे अंश तक को नहीं छोड़ा, उसे भी कांड करना सिखा रहे हैं। राधा माँ, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। ऋषभ धीरे से बड़बड़ाया, नौटंकी कहीं का। राधा माँ, चलो तुम लोग नाश्ता कर अपने काम में लग जाओ। ऋषभ कुछ सोच कर बोला, माँ मुझे ना आपको एक राज की बात बतानी है। सभी उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे कि ऐसा क्या बताने वाला है यह। ऋषभ, ये सारा प्लान मेरा नहीं कबीर का था। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ। कबीर ने ही कहा था कि सभी को डराते हैं। ये सुनकर अब हर कोई हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कबीर था। देव, मंजीत और जय कुछ बोलने को हुए कि ऋषभ ने चुपके से उन्हें मुंह बंद रखने का इशारा किया। कबीर नाराज सा बोला, झूठ क्यों बोल रहा है? मेरा प्लान कब था ये? ऋषभ, हाँ तेरा ही था। कबीर ने इस उम्मीद से जय, देव और मंजीत की तरफ देखा कि वो माँ को सच बताएं, लेकिन तीनों चुप थे। वो ऋषभ की तरफ देखकर बोला, तू मार खाएगा मेरे। राधा माँ, बस कबीर, अगर ऋषभ झूठ बोल रहा है तो ये बाकी क्यों चुप हैं? ऋषभ, माफ कर दो बेचारे को, मौली और रोहन की तरह ही इसकी भी पहली ही गलती है। राधा माँ, बात तो सही है। कबीर, दोबारा ऐसा नहीं करना। तुम चारों कान पकड़कर 50 उठक बैठक करो, फिर अंदर जाके नाश्ता कर लेना। चारों ने फटाफट से अपनी सजा पूरी की और मंजीत, अंश, नमन के साथ अंदर चले गए। उनके जाने के बाद मौली बोली, ये ऋषभ पक्का झूठ बोल रहा है माँ, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। तारा, हाँ माँ, मौली बिल्कुल सही कह रही है। राधा माँ हंसी, मैं जानती हूँ कि ऋषभ ने झूठ बोला, लेकिन अपने बच्चों को इतने दिनों बाद लौटने पर पहले ही दिन सजा थोड़ी ही देती, लेकिन डराना भी जरूरी था। इससे पहले मैं कुछ बहाना बनाती, ऋषभ ने ही बहाना बना दिया, तो मैंने बस उसे यह दिखाया कि हाँ, मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया है। यह सुन मौली तारा साहिबा हंसने लगी। तारा, माँ आपका दिमाग भी काफी तेज चलता है अपने बेटों की तरह। राधा माँ, सब संगत का असर है। वो सब भी अंदर चली गईं। सबने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। कुछ देर बाद कबीर मंजीत को आराम करने को कहे जय, देव और ऋषभ से बोला, मेरे साथ चलो, तुम लोगों से कुछ काम है। सभी गाड़ी में बैठ बाहर चले गए। कबीर ने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोक ली और बाहर निकल एक पेड़ के पास खड़ा हो गया और सूखी पतली सी टहनी तोड़ने लगा। तीनों दोस्त भी बाहर निकल उसके पास आ खड़े हुए। ऋषभ, क्या बात है, तू कुछ परेशान सा लग रहा है। जय, और ये क्या कर रहे हो आप? कबीर ने पीछे मुड़ तीनों को गुस्से से देखा। अगले ही पल तीनों दोस्त भाग रहे थे और कबीर उन्हें छड़ी से मारने के लिए दौड़ रहा था। थोड़ी ही देर में उसने तीनों को पकड़ लिया और जय को छोटा होने की वजह से छोड़ ऋषभ, देव को मारा, पर हल्के से। यह देख देव और ऋषभ हंस दिए। तू ना माँ जैसा है एकदम, गुस्सा है लेकिन मार प्यार से रहा है। कबीर शांत हो एक तरफ जा बैठा। अब तीनों भी उसके पास आ बैठे। ऋषभ, सॉरी यार, लेकिन अगर तेरा नाम नहीं लेता तो अभी तक हम घर में झाड़ू पोंछा बर्तन कर रहे होते। मैं तो कर लेता, लेकिन सोचा कि तुम लोग मेरी वजह से सजा क्यों भुगतो। मैं हम में से किसी का भी नाम लेता तो माफी नहीं मिलती, क्योंकि हम तो हैं ही शरारती। लेकिन कबीर, तेरी शराफती हम सभी को बचा सकती थी, तो मैंने। कबीर, बस बस, ज्यादा नौटंकी मत कर, माफ किया तुम्हें। ऋषभ, लेकिन यार पोल खुली कैसे हमारी? देव, सुबह तारा जब माँ के कमरे में गई तो कपड़े दिख गए। उसने दिमाग की घोड़ी दौड़ाकर सारा गेम समझ लिया, पर सबूत नहीं था। उसने अंश को माँ के सामने ही बुलाकर ऐसा बातों में उलझाया कि उसने सब कुछ बता दिया, जिससे मौली, रोहन भी फंस गए। सबसे पहले कबीर जागा तो उसकी क्लास लगी, फिर मैं और जय जागे। तारा के हाथ में जो आता फेंक कर मार रही थी। हमारा धुलाई कार्यक्रम चल ही रहा था कि तू आ गया। फिर तुझे तो सब पता ही है। ऋषभ, बहुत शातिर लड़की है ये, इससे बचकर रहा करो। जय, आप भी बच के रहा करो। ऋषभ, मैं उससे भी बड़ा कांडी हूँ।
सारे दोस्त बात कर ही रहे थे कि ऋषभ के पास तारा का फोन आया। पार्टनर, तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, वापस लौट कर आओ, तुम्हारा हिसाब बराबर करना है। ऋषभ सोच में पड़ गया कि आखिर अब क्या कर दिया इस लड़की ने। कबीर को याद आया कि उसे माँ से बात करनी होगी और उन्हें अपने प्लान के लिए मनाना होगा, पर कैसे।